सरकार का बयान, इसमें दुश्मन मुल्कों का हाथ है। ये जरूर अशफाक भाई होंगे। जय हिंद मेजर साहब। जय हिंद। खुश रहो बेटे, खुश रहो। ये मेरा लड़का है अकरम। मेजर चाचा को सलाम करो बेटे। अदावर से अंकल। जीते रहो बेटा। और ये सुनील है, मेजर साहब का लड़का। हेलो। यही कुवैत बैंक का मैनेजर है। हाँ मेजर साहब। भाई अशफाक, जब तुम मुझे मेजर साहब कहते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो तुम्हारा वही बचपन का दोस्त दीवाना। नहीं भाई, जिस दिन नेताजी ने तुम्हें मेजर की टोपी पहनाई, उस दिन से तुम हमेशा के लिए हमारे मेजर साहब हो गए। तब से तुम हमारे लीडर और हम तुम्हारे सिपाही। क्यों भाई सत्य? इसमें क्या शक है इशफाक मियां? आइए बैठिए। दोस्तों, जो बात हम इतनी देर से हुकूमत से कहते चले आए, आज उसी बात को सरकार ने पब्लिक तौर पर मान लिया है कि हिंदुस्तान में दुश्मन मुल्कों के एजेंट जासूसी और तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहे हैं। दरअसल ये रेलगाड़ियां जो आसाम में उड़ाई गई, उनमें हमारी सरहदी फौजों के लिए राशन और हथियार जा रहा था। और ये जाहिर है कि दुश्मन हमारी सरहदी फौजों को कमजोर रखना चाहता है। साथियों, वक्त आ गया है कि हम अपने ग्रुप की तंजीम को एक नई शक्ल देकर इस बात का तहिया कर लें कि इसके बाद हम दुश्मन को इस तरह चोरी छुपी अपने देश की सिक्योरिटी पर हमला नहीं करने देंगे। मगर अंकल, इसमें हम लोगों को इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? ये काम सरकार का है, वो खुद इन बातों का इंतजाम कर लेगी। हम लोग व्यापारी हैं, हमें अपने धंधे से काम होना चाहिए। इन खतरे के कामों में पड़कर हमें क्या लेना है? बेटे, हम खतरे का काम क्यों करते हैं? हमारा ग्रुप क्या है? इसका जवाब तुम्हारे अब्बा जान दें तो अच्छा है। अकरम, मेरे अजीज, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे बेटा, ये तब की बात है जिस दिन नेताजी ने अपने सिपाहियों को जय हिंद का नारा दिया था। उसी दिन मेजर साहब, सरदार ईशर सिंह और मैंने नेताजी के सामने खड़े होकर कसम खाई थी कि जंग का चाहे जो भी नतीजा हो, सियासत और पॉलिटिक्स की वजह से मुल्क चाहे किसी भी सूरत में हो, मगर हम आजाद हिंद फौजी जब तक जिंदा रहेंगे अपने वतन को अपनी मां समझकर उसकी बेहतरी के लिए, उसकी हिफाजत के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि जो काम हुकूमत का है उसे पब्लिक क्यों करे? उसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है? बिल्कुल नहीं, आखिर गुंडों और बदमाशों को पकड़ना तो हुकूमत का काम। बिल्कुल ठीक। एक बात का जवाब दो, अगर कुछ गुंडे किसी की मां को घेर लें, उस वक्त उसे पुलिस के आने का इंतजार करना चाहिए या अपनी मां की हिफाजत खुद करनी चाहिए? जवाब दो मेरे दोस्त। हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि कोई हुकूमत, कोई फौज जनता की मदद के बगैर ना तो देश की हिफाजत कर सकती है और ना दुश्मन पर फतेह पा सकती है। और आज अगर दुश्मन जासूसी के मैदान में लड़ना चाहता है तो हम इस लड़ाई के लिए भी तैयार हैं। और सरकार ने भी हमें यकीन दिलाया है कि वो इस काम में तमाम देशभक्तों को हर तरह की सहूलतें देगी। इसका एक फायदा यह भी है कि सरकारी अफसर तो हमेशा दुश्मन की नजर में रहते हैं, लेकिन हम लोगों पर इन्हें कोई शक नहीं होगा। जैसे आज भी तुम्हारा बड़ा भाई सलीम, जिससे हमने सुनील के साथ जापान में जासूसी की खास तालीम दिलवाई, वो आज एक ऐसे जहाज पर सफर कर रहा जिसमें दुश्मन ने अपने जासूसों के लिए हथियार और अमुनेशन भेजा है। मेजर साहब, क्या सलीम ने हथियारों की पेटियां पकड़ ली? नहीं, मगर आज सुबह उसे सिग्नल दिया है कि वो जहाज के उस गोदाम तक पहुंच चुका है जहां हथियारों की वो पेटियां हैं जिन्हें दुश्मन के एजेंट हिंदुस्तान दिला रहे हैं। जहाज कल हिंदुस्तान पहुंच जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है सलीम उन पेटियों पर ऐसे निशान लगा देगा जिनसे सरकारी अफसर उन्हें पकड़ लेंगे।
डॉक्टर एक्स। डॉक्टर एक्स, कैप्टन स्पीकिंग। हेलो कैप्टन, अभी अभी खबर मिली है कि तुम्हारे जहाज पर हिंदुस्तान का एक जासूस तुम्हारा पीछा कर रहा है। उसका नाम सलीम है, रंग उसका गंदमी है, कद है उसका 5 फुट 7.5 इंच, उसकी आंखों का कलर है डार्क ब्राउन, और हमें खबर मिली है कि तुम्हारे सब सामान की तलाशी ले चुका है। ओवर। व्हाट? वो आदमी आज शाम तक जिंदा नहीं रहेगा। नहीं, अभी उसे मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के अफसरों को तुम्हारी खबर हो चुकी है, इसलिए तुम्हें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। ओवर। लेकिन डॉक्टर, अगर ये रिस्क न लिया तो हमारे सामान का क्या होगा? कल तुम हिंदुस्तान की जल सीमा में पहुंच रहे हो, 21 नंबर के लाइट हाउस के पास आकर मोटी मोटी ट्यूबों से सामान बांध कर समंदर में फेंक दो, हमारी कश्तियां उसे उठा लेंगी। ओवर। ओके डॉक्टर, ओवर। पहले तो हमें ये देखना है कि ये आदमी है कौन। डॉक्टर साहब, मेरे भाई की जान को तो कोई खतरा नहीं। जब तक हमारे माल को खतरा न हो, हमसे किसी को कोई खतरा नहीं हो सकता। ले ले। यस बॉस। अब ओके बॉस। मालूम होता है लड़का अभी तक पूरी तरह तुम्हारे बस में नहीं है। नहीं बॉस, मेरे बस में है। तो फिर इसे अपने घर वालों से इतनी मोहब्बत क्यों है? ये कच्चा है। देखो, तुम इससे इतनी मोहब्बत करो कि अपना बुरा भला कुछ ना समझ सके। हाँ? मैडम, इस लड़के को खर्च के लिए बहुत सा रुपया दे दिया करो। इसके अखराजात इतने बढ़ा दो कि इसे हर वक्त पैसे की जरूरत महसूस होती रहे। ले ली ना हो तो और 2-4 लड़कियां इसके रास्ते में डाल दो। ओके? इसे अभी मारने की जरूरत नहीं। हेलो 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 मेजर साहब, मैंने वो पेटियां तलाश कर ली हैं जिनमें हथियार हैं, और सर मैंने उन पर सीक्रेट निशान भी लगा दिए। वेरी गुड, शाबाश। हेलो मेजर साहब, ऐसा मालूम होता है कि उन्हें मुझ पर शक हो गया है और वो मेरा पीछा कर रहे हैं, मगर आप फिक्र मत कीजिए, आई एम ऑन द अलर्ट। अगर उन्हें सचमुच तुम पर शक हो गया है तो यह भी हो सकता है कि कल वो यहाँ पहुंचने का इंतजार न करें, बल्कि सामान कहीं रास्ते में ही समुद्र में उतार दें। इसलिए रात भर तुम उन पर कड़ी नजर रखना। और सुनो, अगर कोई ऐसी बात देखो तो फौरन मुझे खबर देना ताकि मैं पुलिस को अलर्ट कर दूं। जी, ओवर। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, कदम मिला के लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, हॉल्ट, सैल्यूट, जय हिंद। देखा बाबूजी, भैया ने बबलू को बिल्कुल सिपाही बना दिया। हाँ, यहाँ रहेगा तो मामा की तरह सिपाही बनेगा, नहीं तो बाप की तरह नोट गिनेगा। अच्छा ये बताओ, बबलू के डैडी को कुछ चिट्ठी आ रही कब है? आज ही आई थी, 1 महीना और लगेगा। लगता है उनका इंग्लैंड में दिल लग गया। बोला जी, ड्राइवर्स को गाड़ी निकाले। नहीं, गाड़ी निकालेंगे। अरे आओ मेरे बबलू बाबू, आओ, तुम तो सिपाही हो गए। सुनील, मैं जरा पुलिस हेडक्वार्टर जा रहा हूँ। सलीम ने अपना काम कर लिया है। हाँ, और कल उनका जहाज पहुंचने वाला है। हाँ, आप कहाँ
हाँ चले। मुझे एक जरूरी काम है। बैठिए, चलिए। सचमुच एक जरूरी। मुझे भी जरूरी काम है। क्या काम है? आप अच्छी तरह जानते हैं। देखो भैया, अब तो बाबूजी भी घर में नहीं है। आज मुझे वो जापान वाली लड़की की कहानी सुना ही दो। वो तुम्हें कितनी दफा कहा है, ये बात झूठ है, मुझे किसी लड़की से प्यार नहीं। मुझे सलीम भैया ने जापान से सब कुछ लिख दिया था कि वो लड़की तुम्हें बहुत प्यार करती थी। हाँ, वो लड़की मुझे प्यार करती, पर मैं तो। मगर तुम नहीं करते थे। हाँ। कोई बात नहीं। जिस लड़की ने मेरे भैया से प्यार किया था, मैं उस लड़की की कहानी सुनना चाहती हूँ। कहाँ मिली थी, कैसे मिली थी, क्या क्या बातें करती थी। प्लीज भैया, बहन की इतनी भी मिन्नत नहीं मानोगे? ठीक है, सुनो। जूडो की ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने सोचा जापान की सैर की जाए। सबसे पहले टोक्यो देखा, वहां के बाजारों में घूमा, बहुत खूबसूरत लगे वहां के बाजार। सुपर हाईवे की तस्वीरें ली। घूमते घूमते प्यास लगी, पानी पीने के लिए मैं एक मंदिर में चला गया। वहां पानी पीते पीते अचानक मेरी नजर एक जापानी लड़की पर पड़ी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। कुछ इस तरह मुस्कुराने लगी, मैं पानी पीना भूल गया और घबराकर वहां से भाग गया। उसके बाद मैंने जापान का टूर करने के लिए एक टूरिस्ट टिकट खरीदा। सुबह सुबह बस पर सवार होने के लिए पहुंचा तो देखता हूँ वो लड़की हमारे ग्रुप में भी शामिल है। अच्छा। और मुझे देखती फिर मुस्कुरा दी। और बस में बैठे बैठे मुड़ मुड़कर मेरी तरफ ही देख रही थी। ट्रेन में सफर किया और फिर मुस्कुराने लगी। अब तो मेरा भी जी चाहने लगा कभी कभी नजर बचाकर उसे देखूं, मगर जब भी मैं उसकी तरफ देखता पहले से मेरी तरफ देख रही होती। बस सारे टूर में यही सिलसिला चलता रहा। वो मुस्कुराती रही, मैं झेपता रहा, मैं झेपता रहा, वो मुस्कुराती रही। मालूम होता है तुम लड़की थे और वो लड़का। अच्छा भैया, पहले पहल उससे बात कब हुई? निको में एक झरने के करीब मैं कॉफी के लिए बैठा था। बड़ी जोर की सर्दी थी। कितनी खूबसूरत जगह है। जी हाँ। आप हिंदुस्तानी जानती हैं? जी। आप हिंदुस्तानी हैं? जी हाँ, आधी हिंदुस्तानी आधी जापानी। क्या मतलब? मेरी माँ जापानी थी और पिताजी हिंदुस्तानी। चलिए, बस वाले बुला रहे हैं, आइए। आप यहाँ? मेरा नाम आप नहीं, मीनाक्षी है। मीनाक्षी मेहता। कहिए मीनाक्षी मेहता जी। आप इस तरह मुंह फुलाए फुला क्यों फिर रहे हैं? मैं तो सीधी तरह बात कर रहा हूँ। मोहब्बत करने वाले को इस तरह ठंडी ठंडी बातें करते हैं? अजीब बात है, ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे। ये कैसी मोहब्बत है? मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। आप मिस्टर सुनील हैं। आपके पिता आईने के एक्स मेजर हैं, जिन्होंने आपको यहाँ जूडो और किरात की तालीम के लिए भेजा है। आपकी सिर्फ एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है और आपकी अभी तक शादी नहीं हुई और कहीं बात भी नहीं हुई। बस। ये सब बातें आपको कैसे पता चली? तुम्हारा पीछा करके। जिस दिन तुम्हें पहले पहल देखा तो दिल दे दिया, वहीं से तुम्हारा पीछा किया। हर रोज तुम्हें जूडो के स्कूल से आते जाते देखती रही, फिर उसी इलाके के डाकखाने में नौकरी कर ली। तुम्हारे नाम आने वाले तमाम खत पढ़ती रही। बस, कितना आसान तरीका था।